मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम करेंगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस देखिए बेटा, होता क्या है कि जैसे कोई कंडक्टर है ये, और जब हम इसको चार्ज देते हैं तो उससे इसका पोटेंशियल जो है वो राइज करता है। ओके, पोटेंशियल राइज करेगा। जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझिए आप। किसी भी कंडक्टर को जब आप चार्ज देंगे तो उसका पोटेंशियल राइज करेगा। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए बेटा, इस कंडक्टर को मैं Q चार्ज देता हूं तो इसका पोटेंशियल जो है वो V राइज करता है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V के। और इसी चीज को बेटा ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, Q इक्वल टू CV। C के बेटा प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटाया तो प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाया तो ये कोई कांस्टेंट आया। अब C क्या है यहाँ पे? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इसी को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। C को ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो आपका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बेटा किसके बराबर आ गया फिर? Q अपॉन V को। बेटा इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान रखना, आगे भी जरूरत पड़ेगी। तो मैंने एक बहुत बेसिक चीज़ थी वो आप लोगों को बताई है, इतना ध्यान रखना। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, थोड़ा ध्यान करना। बेटा किसी भी कंडक्टर को जब आप चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल राइज करता है। तो मान लीजिए आपने Q चार्ज दिया तो उसका पोटेंशियल बेटा कितना राइज हुआ? V। इसका मतलब Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के। प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाओगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, और वही कांस्टेंट फिर क्या हो गया? Q इक्वल टू CV। C क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, लेकिन C का दूसरा भी नाम है, वो क्या है? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। और यही टॉपिक हम पढ़ भी रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो बेटा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस C किसके बराबर हुआ? यहां से आप देखोगे तो Q अपॉन V के हुआ। अब इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की अगर आप डेफिनेशन लिखोगे तो क्या होगी वो भी देखिए बेटा। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस is related to ability to store charge। यानी चार्ज स्टोर करने की जो एबिलिटी है, किसी कंडक्टर के द्वारा चार्ज स्टोर करने की जो एबिलिटी है, उसी को क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। क्लियर बेटा? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज रिलेटेड टू एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। यानी चार्ज स्टोर करने की जो एबिलिटी होती है किसी कंडक्टर की, उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहते हैं। अब बेटा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की दूसरी डेफिनेशन आप यहां से दे सकते हो। देखिए C क्या है? C है रेशियो Q और V का, और Q क्या है आप जानते हो? चार्ज गिवन टू कंडक्टर। V क्या है? कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस में जो राइज हुआ है वो। तो यहां से एक डेफिनेशन बन जाती है बेटा, आराम से बता दोगे आप। क्या बता दोगे? देखो C इक्वल टू Q अपॉन V है, तो बेटा क्या बोलोगे आप इसको? आप बोलोगे कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर may define as
रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू कंडक्टर। तो Q क्या है? चार्ज गिवन टू कंडक्टर। टू V क्या है? टू क्या है? V राइज इन पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन हो गई। C क्या होता है? Q अपॉन V होता है। तो वही हमने लिखा, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर में डिफाइन एज रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू कंडक्टर टू राइज इन पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर। तो ये आपकी एक डेफिनेशन यहां से भी। देखिए बेटा, आपके कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो यहां फॉर्मूला देख के हमें ऐसा लग रहा है कि वो Q और V पे डिपेंड करेगा। हमें ऐसा लगता है, क्योंकि जनरली जब हम कोई फॉर्मूला देखते हैं तो हमको यही लगता है कि फॉर्मूले में जो दो टर्म है इनके ऊपर ये डिपेंड करेगा। लेकिन बेटा ऐसा यहाँ पे है नहीं। आपके कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो ना तो Q के ऊपर डिपेंड करता है, ना पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है, और ना ही आपके कंडक्टर के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। इनमें से किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। ना Q पे करेगा, ना V पे करेगा, ना कंडक्टर के नेचर पे करेगा। यानी देखिए, मैं लिख देता हूं, कैपेसिटेंस of conductor does not depend on, किस पे डिपेंड नहीं करता है? डज नॉट डिपेंड। नंबर एक, Q पे नहीं करेगा बेटा। नंबर दो, V पे नहीं करेगा बेटा। नंबर तीन, नेचर ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ मेटीरियल ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ मेटीरियल ऑफ कंडक्टर। इन तीनों पे डिपेंड नहीं करेगा, ना तो Q पे करेगा, ना V पे करेगा, ना नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। तो फिर किस पे डिपेंड करेगा बेटा? सोचने वाली बात है। फिर किस पे डिपेंड करेगा? जरा सोचिए, दिमाग पे थोड़ा जोर दीजिए। ओके बेटा, किस पे डिपेंड नहीं करेगा वो मैंने बता दिया। ना Q पे करेगा, ना V पे, ना नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे। आपने सोचा होगा, बीच में मैंने कुछ टाइम दिया था आपको। चलिए अब मैं बताता हूँ ये किस पे डिपेंड करेगा। ये भी ध्यान देना बेटा, ये किस पे डिपेंड करेगा। ये जो आपका कंडक्टर है, इसका कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करेगा? तो देखिए बेटा, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड अपॉन, किस किस पे डिपेंड करेगा? नंबर एक, इसकी शेप पे, शेप ऑफ द कंडक्टर। नंबर दो, इसके साइज पे, यानी शेप ऑफ द कंडक्टर, साइज ऑफ द कंडक्टर। और थर्ड किस पे करेगा बेटा? नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल इन विच
कंडक्टर इज लोकेटेड, समझे आप बेटा, कंडक्टर जिस भी मीडियम में है उस मीडियम के मटेरियल के नेचर पे, नेचर ऑफ मटेरियल, क्लियर, नेचर ऑफ मटेरियल, लेकिन कौन सा, जिसके अंदर आपका कंडक्टर है, यानी कंडक्टर किस मटेरियल के अंदर है, उसके नेचर के ऊपर। तो गलती से भी ये मत करना है कि इसको फॉर्मूले को देख के क्यू पे करेगा वी पे करेगा, नहीं बेटा, ना क्यू पे करेगा ना वी पे करेगा, ना आपके कंडक्टर के मटेरियल के नेचर पे करेगा। हाँ, कंडक्टर जिस मटेरियल में है उसके नेचर पे करेगा, शेप पे करेगा और साइज पे करेगा। क्लियर बेटा? चलिए थोड़ा और देखते हैं। देखिए बेटा, फार्मूला जो था वो फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे आपने देख लिया होगा, फॉर्मूला है Q अपॉन V। C के बराबर क्या है बेटा, Q अपॉन V। तो बेटा अगर मैं यहाँ V1 कर दूं, इफ V इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा, देखो बेटा यहाँ पे, तो फिर तो आपका C बराबर Q आ गया। देखिए यहां से इसका मतलब C Q के ही बराबर है, बशर्ते V क्या होना चाहिए, 1। तो यहां से एक डेफिनेशन दे सकते हैं, देखिए क्या, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू चार्ज गिवन टू कंडक्टर। ध्यान से सुने, क्योंकि चार्ज कंडक्टर को ही दिया गया था और उससे पोटेंशियल डिफरेंस राइज हुआ था, तो मैं उसी तरीके से बोलूंगा। कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज capacity of a conductor is numerically equal to charge given to conductor required to raise potential by unity। यानी जो चार्ज कंडक्टर का पोटेंशियल यूनिट इंक्रीज करने के लिए चाहिए वो किसके बराबर होता है, कंडक्टर की कैपेसिटी के बराबर होता है। वही चीज मैंने बोली, मैं दोबारा बोल देता हूं, देखो, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू चार्ज गिवन टू कंडक्टर रिक्वायर्ड टू राइज पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बाय यूनिटी। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो बेटा, इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या होगी बेटा, बेटा वो होगी फराड। क्या होगी बेटा, फराड। तो देखिए बेटा क्या होगा, फिर इसी फार्मूले में आ जाओ, C इक्वल टू Q अपॉन V। तो बेटा मैं Q की जो वैल्यू है ना, Q, उसकी वैल्यू ले लेता हूं, Q ले लेता हूं 1 कूलम, V ले लेता हूं 1 वोल्ट। तो फिर कितना हो जाएगा बेटा, देखो 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट, 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। तो फिर कैपेसिटेंस की यूनिट क्या थी, फराड, तो वो भी क्या होगा, 1 फराड। तो बेटा 1 फराड की डेफिनेशन आप यहां से भी बता सकते हो कि 1 फराड कितना होगा। क्लियर बेटा, 1 फराड कितना होगा, ठीक है, जरा गौर से सुनना, मैं बताता हूं। कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 फराड if 1 coulomb charge is required to raise potential of a conductor by 1 volt। अगर 1 कूलम चार्ज चाहिए आपको कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए, ये कोई कंडक्टर है बेटा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट बढ़ाते हैं और उसके लिए आपको चार्ज कितना चाहिए, 1 कूलम। समझ रहे हो आप मेरी बात? मैं इसको 1 कूलम चार्ज देता हूं और उससे इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसको 1 कूलम चार्ज देता हूं और पोटेंशियल डिफरेंस कितना बढ़ता है, 1 वोल्ट। देखिए जरा,
1 कूलम चार्ज देता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस कितना बढ़ता है 1 वोल्ट, तो फिर इसकी कैपेसिटी कितनी है बेटा 1 फराड। और वही मैंने बोला है 1 फराड इज द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर if 1 coulomb charge is required to rise potential by 1 volt। बेटा फराड जो है ये ऐसा यूनिट है, बट बाकी कुछ यूनिट और भी होती है, जैसे माइक्रोफराड, ये किसके बराबर होगा 10⁻⁻6 फराड के। जैसे बेटा नैनोफराड, नैनोफराड ये किसके बराबर होगा बेटा 10⁻⁻9 फराड के। जैसे बेटा 1 माइक्रोफराड ये होगा 10⁻⁻12 फराड के। बेटा इसको हम पीकोफराड भी बोलते हैं। इसको हम 1 पिकोफराड भी बोलते हैं। तो माइक्रोफराड को पिकोफराड बोलेंगे, 1 माइक्रोफराड को 1 माइक्रोफराड को 1 पिकोफराड। तो 1 पिकोफराड भी बेटा किसके बराबर हुआ फिर 10⁻⁻12 फराड के बराबर हुआ। चलिए बेटा इसका अब हम डायमेंशन फॉर्मूला भी देख लेते हैं बेटा। डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस के डायमेंशंस क्या होंगे बेटा। तो बेटा डायमेंशंस क्या होंगे, देखिए आपका जो फॉर्मूला है वो है C = Q/V, C = Q/V। Q V की जगह लिख सकते हो आप W/Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और इस तरीके से लिख सकते हो C के = Q²/W। और इस तरीके से आप अब लिख सकते हो, देखिए क्या हो जाएगा Q की डायमेंशन, Q तो चार्ज है तो डायमेंशन फार्मूला हुआ AT, यानी AT का स्क्वायर अपॉन ये वर्क डन है बेटा। तो वर्क डन का डायमेंशन फार्मूला कितना होगा m1L²T-2। तो ये आपके कैपेसिटेंस का डायमेंशन फार्मूला होगा। डायमेंशन फार्मूला करते वक्त आप ये ब्रैकेट लगाएंगे, ये ब्रैकेट यूज करेंगे। C और C के जब ये ब्रैकेट लगाता हूं तो ये डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस ही हो गया। तो कितना बनेगा बेटा, देखिए यहां से m⁻⁻1 L⁻⁻2 m⁻⁻1 L⁻⁻2 T⁻⁴ और A² या A⁻²। तो बेटा ये डायमेंशन फॉर्मूला।